ईरान की डीप माउंटेनियस रेंज और इजराइल और अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी, बेसिकली इट्स माउंटेन्स वर्सेस टेक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूएस ने जो स्ट्राइक्स की हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, उसने ईरान की इन साइट्स को कितना नुकसान पहुंचाया है। खुद अमेरिकन जरीदे क्या कह रहे हैं, इनकी तहकीकात क्या कह रही हैं, सैटेलाइट रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, पेंटागन क्या कह रही है, IAEA क्या कह रही है इस हवाले से। और हम देखेंगे इस वक्त मार्केट में एक थ्योरी गर्दिश कर रही है, अमेरिका की मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में नहीं, कि ट्रंप ने इस हवाले से क्या चाल खेली है और वो किस तरह अपनी सपोर्ट बेस को बचाना चाहते हैं, मागा को, जिसमें इस वक्त खलबली मची हुई है कि हम इजराइल के साथ वॉर में क्यों एंटर हुए हैं ईरान के खिलाफ। आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि यूएस की स्ट्राइक्स ईरान की इन न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने में किस हद तक कामयाब रही हैं। इस वक्त ईरान और इजराइल की जंग का क्या स्टेटस है, ईरान के मनूवरेबल मिसाइल्स और ईरान की मौजूदा सूरत हाल और उनके पास मुमकिना ऑप्शन। आइए जानते हैं। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि इन साइट्स को हमने कंप्लीटली एंड फुली ऑब्लिटरेट कर दिया है, यानी वाइप आउट कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। ये ट्रंप का क्लेम था। जबकि पेंटागन की बात करें तो उनके चीफ ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान की साइट्स को सीवियर डैमेज पहुंचा है, यानी उन्होंने ट्रंप के दावे के बरक्स कंप्लीट बर्बादी का दावा नहीं किया। इसके अलावा खुद इजरायली स्पोक्सपर्सन के मुताबिक हम अभी इस नुकसान का तफसीली जायजा ले रहे हैं और हतमी कुछ नहीं कह सकते। ईरान के रिस्पांस की बात करें तो यूएस एनालिस्ट के दावों के बरक्स वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। वो डिप्लोमेसी भी बहुत एक्टिवली कर रहे हैं और मिलिट्री कैंपेन्स भी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पूरी दुनिया के टॉप ऑफिशियल से मुलाकात कर रहे हैं और लेटेस्ट उनकी मुलाकात रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से होने जा रही है। इसके अलावा ईरान की जो पासदाराने इनकलाब है, उनके कमांडर ने भी यूएस को वार्न किया है कि इस स्ट्राइक्स के सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ईरान ने कतर, बहरीन और इराक के अंदर यूएस मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। कतर के अंदर यूएस की अल उदैद एयर बेस को निशाना बनाया गया है और सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक बहुत से यूएस मिलिट्री प्लेन्स लास्ट वीक इस बेस को छोड़ चुके थे, जिसका हमने इस वीडियो में भी जिक्र किया था। इससे क्या पता चलता है, क्या यूएस और ईरान के दरमियान कोई बैकडोर अंडरस्टैंडिंग है? ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर है भी तो कैसे। और इसके अलावा ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन की बात करें तो वो एक प्रोटेस्ट के दौरान लोगों में घुल मिल गए और ईरान में ज़बरदस्त किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं। इन हमलों ने पूरे ईरान को मुत्तहिद कर दिया है। ईरान के अंदर यूएस मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो इसमें 7 B-2 बॉम्बर्स तैयारों ने हिस्सा लिया था, जिसको हमने इन 2-3 वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ईरान पर मुमकिना हमले के लिए B-2 बॉम्बर्स किस तरह रेडी रखे हुए हैं अमेरिका ने। लेकिन हमारी असेसमेंट ये थी कि ये तैयारे डिएगो गार्सिया आइलैंड से उड़ेंगे और ईरान में ऑपरेशंस करेंगे। लेकिन इन हमलों में हमने देखा है कि B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से फ्लाई किया और ईरान के अंदर स्ट्राइक्स की। इस पूरे मिशन में 7 B-2 बॉम्बर्स के अलावा 125 एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया और B-2 बॉम्बर्स इसलिए वाइटल थे क्योंकि इनके अंदर बहुत हैवी बॉम्ब्स नस्ब थे, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, जिनके हवाले से हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि इजराइल की ये ख्वाहिश थी कि यूएस जो एडवांस टेक्नोलॉजी रखता है, एडवांस वेपनरी रखता है, उनके पास ये बंकर बस्टर बॉम्ब है जो कि कई 100 फुट अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को टारगेट कर सकते हैं। और इसलिए इजराइल अमेरिका को कह रहा था कि आप अपने ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल करें ईरान की 2-3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, फरदौ, नतान्स और इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। अब इंटरेस्टिंगली यूएस ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स तो गिराए हैं, लेकिन 3 साइट्स पर नहीं, 2 साइट्स पर। नतान्स की न्यूक्लियर फैसिलिटी के अबव ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसको इजराइल ऑलरेडी तबाह बर्बाद कर चुका था, और इसके अलावा फरदौ की न्यूक्लियर फैसिलिटी, जिसके हवाले से बहुत सी सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देखा जा सकता है जो पहाड़ और चट्टानें हैं वहां पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। और इसके अलावा जो इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल स्टॉक पाइल है, जिसको हमने इस वीडियो में बताया था डिटेल में, उसके लिए अमेरिका ने अपने टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, जो उन्होंने अपने बहरी बेड़ों से फायर किए हैं, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद थे। यानी इस्फहान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स नहीं गिराए गए। तो अभी यूएस के जो डिफेंस और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि हम अभी कंप्लीट एनालाइज कर रहे हैं कि इन साइट्स को कितना नुकसान हुआ है, किस हद तक ये डैमेज हुई हैं।
अनलाइक ट्रम्प के क्लेम के, जो कि कह रहे हैं कि हमने इनको वाइप आउट कर दिया है, ऑब्लिटरेट कर दिया है। ईरान की एनरिच न्यूक्लियर के 60% स्टॉक पाइल्स इस्फहान सिटी में मौजूद हैं और उनको भी ईरान ने डीप इनसाइड अपनी फैसिलिटीज में छुपा कर रखा हुआ है। और यूएस ने अपनी एक सबमरीन के जरिए टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स दागे हैं इस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, जिन्होंने डीपली पेनिट्रेट नहीं किया। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने ऑलरेडी ईरान को वार्न कर दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं। और कुछ सैटेलाइट इमेजेस ने हमें यह भी दिखाया कि हमले से चंद घंटे पहले उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बाहर ईरानियन ट्रक्स की एक लंबी कतार थी, जिसके बारे में यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान ने अपना बहुत सा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल मूव कर लिया है, उसकी लोकेशन चेंज कर ली है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक फर्दौ न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं, जहां पर सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देखा जा सकता है कि गहरे गड्ढे पड़े हैं, उसके बारे में भी अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि जो एनरिच यूरेनियम के ज़खायर पड़े थे वो किस हद तक तबाह हुए हैं। IAEA के जो चीफ हैं राफेल ग्रॉसी, उनके मुताबिक अभी इन तीनों साइट्स में से न्यूक्लियर रेडिएशन की इतलात नहीं मिली और उनके मुताबिक अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के अंदर कितना नुकसान हुआ है ये तो अंदर जाकर ही पता चल सकता है। उनके मुताबिक नो वन इंक्लूडिंग द IAEA इज इन अ पोजीशन टू असेस द अंडरग्राउंड डैमेज एट फर्दौ। अभी ये जितने भी वेस्टर्न एनालिस्ट हैं ये सैटेलाइट इमेजेस की बेस पर नुकसान बता रहे हैं, जो अबव ग्राउंड जितना नुकसान हुआ है वो उसको एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड क्या हुआ है वो किसी को नहीं पता। और उन हमलों से पहले ईरान ने किस हद तक अपनी एनरिच यूरेनियम को मूव कर लिया था या नहीं किया था ये भी अभी कंफर्म नहीं है। और ये CNN कह रहा है कि इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर यूएस ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स दागे हैं जिन्होंने ऊपर से नुकसान किया है। और उनके मुताबिक इसका जो सारा अंडरग्राउंड इक्विपमेंट है, जितना भी एनरिच यूरेनियम है, वो 100% सेफ है। और यूएस के एक एक्सपर्ट के मुताबिक दिस इज एन इनकम्प्लीट स्ट्राइक। वो कहते हैं कि इस्फहान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके अंडरग्राउंड कई गहरी टनल्स हैं जहां पर 60% उनका यूरेनियम स्टोर्ड है और अभी तक वो अनटच्ड है। यानी अबव ग्राउंड जो फैसिलिटीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा है, जो ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं या रिसर्च सेंटर्स होते हैं उनको डेफिनेट नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये खुद अमेरिकन जरीदे कह रहे हैं कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा। यानी जो दो की न्यूक्लियर साइट्स हैं फर्दौ और इस्फहान, उसके अंदर किस हद तक यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स को नुकसान पहुंचा है ये किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन यूरेनियम कन्वर्जन प्रोसेस की बिल्डिंग्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और इसके अलावा नटांस की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जिसको इसराइल ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तबाह कर दिया था, अमेरिका ने एक बार फिर यहाँ पर बंकर बस्टर दागे हैं। और नटांस फैसिलिटी पर इसराइल ने ऑलरेडी एक पावर इक्विपमेंट साइट को तबाह किया था। और इस हवाले से ईरान भी अभी कोई तफसीलात नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये पूरा मामला एक मुअम्मा बना हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता कि कितना नुकसान हुआ है और कितना नहीं। ईरान की अभी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं वो किस हद तक डेंट की हैं। एक ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि इन हमलों से पहले फर्दौ न्यूक्लियर साइट्स की जो एंट्रेंस टनल्स हैं, ईरान ने उनको मिट्टी से भर दिया था ताकि पॉसिबल स्ट्राइक्स की सूरत में कम से कम डैमेज हो। अब यहाँ पर अगर हम ट्रम्प के क्लेम को कंपेयर करें यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से और सैटेलाइट इमेजेस से और डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने जो बात की है, तो हमें ये पता चलता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बहुत बड़ी चाल खेली है। इस वक्त मागा में एक बहुत बड़ी डिवाइड हुई है। ये जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो नई जंगों में नहीं पड़ना था, हमने तो आपको जितवाया इसलिए था। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो डोनाल्ड ट्रम्प पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था इसराइल का, और अमेरिका के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रो इजरायली लॉबी भी है। और हम देखते हैं बहुत से पावरफुल सेनेटर्स और कांग्रेसमैन इसराइल की हमायत में बोलते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें इसराइल का साथ देना चाहिए। और इसके बरक्स बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है कि जी हमारा टैक्स पेयर मनी है, हम इसको इसराइल के लिए क्यों इस्तेमाल करें, इसराइल हमें क्यों डिक्टेट करता है। और हिस्टोरिकली भी देखें तो डिफरेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के नेतन्याहू के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे और पास्ट में अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने इनको गालियाँ भी दी हुई हैं, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रम्प और बिल क्लिंटन। डेफिनेटली जब आप इतनी पावरफुल पोजीशन में होते हो और अपनी मर्जी के डिसीजंस नहीं ले पाते तो फिर आप फ्रस्ट्रेट ही होते हो। पाकिस्तान में भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ऐसा होता है और फिर जब वो अपनी अथॉरिटी जमाने लगते हैं तो उनका तख्ता उल्ट दिया जाता है। यहाँ पर हम ट्रम्प के साथ ये क्लासिक एग्जाम्पल होते हुए देख रहे हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है। चाह कुछ और रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं।
और मागा फैन बेस की तरफ से ही एक नई जस्टिफिकेशन आ रही है, एक नया आर्गुमेंट आ रहा है, एक नई थ्योरी सामने आ रही है। वो लोग जो कि ट्रंप की सपोर्ट अभी छोड़ना नहीं चाहते और इस इकदाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉपर स्ट्राइक्स की ही नहीं ईरान के अंदर। उन्होंने इजराइल को एक लॉलीपॉप देना था, वो इन्होंने दे दिया है और अब वो इस जंग से पीछे हो जाएंगे। और अब ये देखने वाली बात होगी कि इसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ईरान के खिलाफ जंग में जाती है तो फिर क्लियर हो जाएगा कि इजराइल अमेरिका को इस जंग में धकेलने में कामयाब हो चुका है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप इन स्ट्राइक्स के बाद रुक जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने यहाँ पर इजराइल को भी एक चकमा दिया है। वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है। उनके अंदर जो लोग हैं, जो उनकी फैन बेस है, जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट बने हैं, वो किसी भी जंग के खिलाफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नैरेटिव भी यही था। लेकिन एक तरफ इजराइल है और उनके चमत्कार हैं, नेतन्याहू है। तो ये नैरेटिव सामने आ रहा है कि अमेरिका ने कोई इतने तगड़े हमले नहीं किए ईरान के अंदर। ऑप्टिक्स वाइज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑरा क्रिएट किया है, पूरी दुनिया को दिखाया है कि किस तरह B-2 बॉम्बर्स उड़े हैं अमेरिका से और डायरेक्ट ईरान में जाकर स्ट्राइक्स किए हैं। लेकिन इन एक्चुअलिटी उन्होंने इतना नुकसान नहीं किया ईरान का, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको पेशगी इतला भी थी। इसीलिए उन्होंने बहुत सी यूरेनियम को ट्रांसफ़र कर लिया था अनडिस्क्लोज लोकेशंस में। और अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें, अमेरिका में मूड को समझने की कोशिश करें, JD वेंस जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े पक्के साथी समझे जाते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि हम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। वो शायद ईरान को कोई इनडायरेक्ट सिग्नलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ जंग नहीं चाहते। और शायद ईरान और अमेरिका की कोई बैकडोर अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया जाएगा, इजराइल को लॉलीपॉप दी जाएगी। ये क्लियरली हम हिस्ट्री का एक ऐसा पॉइंट देख रहे हैं जिसमें अमेरिकन्स को इजराइल की पूरी रियलिटी का पता चल चुका है। और अमेरिका में ज़बरदस्त किस्म की बहस हो रही है कि क्या हम टैक्स इजराइल को बचाने के लिए देते हैं, क्या इजराइल डिक्टेट करेगा हमारी फॉरेन पॉलिसी, क्या इजराइल डिक्टेट करेगा कि हमने कहाँ हमला करना है, कहाँ नहीं करना। पहले हमने देखा कि किस तरह इजराइल ने ईरान के अंदर स्ट्राइक्स की जब डोनाल्ड ट्रंप इनसे निगोशिएशंस कर रहे थे। उसके बाद बार बार अमेरिका की तरफ से सिग्नलिंग आ रही थी कि हम इस जंग में शरीक नहीं होंगे। मार्को रूबियो ने भी यही कहा था कि ये अमेरिका की जंग नहीं है, उससे डिस्टेंस किया था। लेकिन अब क्या हुआ, वो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप को दिखाना था करके। जो उन्होंने करके दिखाया है, एक बहुत ज़बरदस्त थिएटर क्रिएट किया है जिसको अमेरिका में कुछ कमेंटेटर्स थिएटर फॉर ज़ायनिस्ट करार दे रहे हैं। यानी ज़ायनिस्ट के लिए एक थिएटर लगाया है। और थिएटर का क्या मतलब होता है, वो चीज़ जो रियलिटी से दूर हो, जो एक ड्रामा हो। एक ड्रामा शायद क्रिएट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और एक्चुअल स्ट्राइक्स नहीं की। और ईरान की बात करें तो वो भी बड़ा कॉशियसली प्ले कर रहे हैं और बड़े कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि इजराइल की इस वक्त ख्वाहिश है कि अमेरिका इस जंग में आए डायरेक्टली और ईरान पर भरपूर हमले करे। और अभी उनकी लेटेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो उन्होंने मैनूवरेबल मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी बहुत हद तक कम हुई है। ईरान इस वक्त इजराइल के ऊपर ऐसे मिसाइल दाग रहा है जो हवा में ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, जो प्रोजेक्टाइल के दौरान बहुत से मनूवर्स लेते हैं। और उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स का पाथ नॉर्मल हाइपरबोलिक प्रोजेक्टाइल नहीं होता, बल्कि वो हवा में कई बार अपनी डायरेक्शंस को चेंज करते हैं और डिफरेंट मूव्स खेलते हैं, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम शदीद कंफ्यूज हो जाता है। ईरान को इन मिसाइल्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ईरान इस वक्त सिर्फ इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं लड़ रहा। इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट रीजन में अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो चुके हैं, जो कि जॉर्डन में भी हैं, रेड सी के अंदर भी हैं और गल्फ ऑफ ओमान में भी हैं। ईरान के मिसाइल्स को पहले उन एयर डिफेंस सिस्टम से बचना पड़ता है और उसके बाद इजराइल की जो एयर डिफेंस लेयर है पूरी, जिसमें अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं और इजराइल का आयरन डोम है, उनको फिर पेनिट्रेट करना पड़ता है और तब जाके वो अपनी स्ट्राइक्स को टारगेट करता है। और आप देखें किस तरह तबाही फैलाई है इजराइल के अंदर ईरान ने, और यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से इजराइल ने अमेरिका की मदद तलब की है। इजराइल अकेला लड़ने में नाकाम हो चुका था ईरान से। और इस वीडियो में हमने ईरान की स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था। MK भद्रा कुमार, जो भारत के बड़े ज़बरदस्त फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उन्होंने कहा था कि ईरान एक लंबी जंग का खिलाड़ी है।
ईरान को जब सेटबैक लगता है तो वो संभलने में थोड़ा टाइम लेता है, और उन्होंने टाइम लिया पहले 2-3 दिन, और उसके बाद जिस किस्म के मिसाइल स्ट्राइक्स किए उन्होंने इसराइल के अंदर, पूरी दुनिया को उसने हैरान कर दिया है। और इसीलिए एनालिस्ट के मुताबिक ईरान अभी इसराइल को टारगेट करता रहेगा। उनके पास कई ऑप्शंस हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की भी बात हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा चैनल है, इसको इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। बहुत सी ऑयल ट्रेड उस पैसेज से गुजरती है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का तकरीबन 1/3 वहां से गुजरता है और बड़े बड़े ममालिक को जाता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं डेली बेसिस पर। अभी 76 या 77 डॉलर फी बैरल है, ये $100 तक भी जा सकती है। चाइना की बहुत सी ऑयल सप्लाईज भी इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब की बहुत सी ऑयल एक्सपोर्ट्स इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। तो ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करता है तो इन सारे ममालिक की इकोनॉमीज को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं। इसीलिए ये भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका के इन एक्शंस पर सख्त तनकीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जंग बंदी होनी चाहिए। इसके अलावा यूएस सेंटकॉम की 5th फ्लीट भी एक्टिव है इन्हीं समंदरों में, जो कि हर वक्त ईरान की नेवी के साथ आई बॉलिंग करती है। पाकिस्तान की बात करें तो एक ऑकवर्ड मोमेंट हमारे लिए भी क्रिएट हो गया था कि जिस दिन हमने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, उसी रात डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर स्ट्राइक्स का हुक्म दिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की है और रूस और चाइना के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद लाई है, जिसके तहत उन्होंने ये मुतालबा किया कि सीज फायर किया जाए और जंग का फौरी खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान इसराइल के एक्शंस की मजम्मत तो कर ही रहा है, यूएस के हमलों पर भी तनकीद की है पाकिस्तान ने और उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के नंबर 2 जेडी वेंस बार बार ये मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, हम मिडल ईस्ट में किसी भी नई जंग का आगाज नहीं चाहते। ये एक क्लियर मैसेज है यूएस की जानिब से, और ईरान और इसराइल के लिए भी एक इनडायरेक्ट पैगाम है। आने वाले दिन इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और बहुत से बड़े मेजर प्लेयर्स क्या डिसीजंस लेते हैं, ये देखने वाली चीज़ होगी। हमने देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली ईरान के ख़िलाफ़ या नहीं, इसराइल की ख्वाहिश को किस हद तक पूरी करते हैं, या फिर अपने मुल्क के अंदर जो क्रिटिसिज्म हो रही है वो उसको किस तरह देखते हैं। फिर हमने ये भी देखना है कि रूस ईरान की किस हद तक मदद करता है, और रूस, चाइना और पाकिस्तान जिनको ईरान के गिरने का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि उनके इंटरेस्ट हिट होंगे, BRI, ब्रिक्स, SCO को झटका लगेगा, रीजनल कनेक्टिविटी के गोल्स शैटर होंगे और एशियन कनेक्टिविटी का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तो देखना यह है कि ये ममालिक किस तरह एक्ट करते हैं ईरान को बचाने के लिए। ईरान किस हद तक अपने दोस्तों को अपनी तरफ करने में कामयाब होगा, इसराइल किस हद तक ईरान को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब होगा, क्या वो रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, और अमेरिका किस हद तक ईरान के खिलाफ डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा इस जंग में, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। और ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो इस वक्त इसराइल के लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर बन चुका है, वो कितनी देर तक इसराइल के अंदर है वो क्रिएट करता रहेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में ईरान का ये मौजूदा सेटअप इस क्राइसिस से निपट लेगा, क्या ये बच जाएंगे, क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा इस जंग में इसराइल के साथ, या डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी स्ट्राइक्स ईरान पर करनी थी वो कर ली हैं। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।